इवनिंग एवरीवन। आज हम प्रियम के साथ हैं। प्रियम एक एंटरप्रेन्योर, बड़ौदा बेस्ड है वो। अ, बहुत छोटी एज में, मतलब 24 इयर्स में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो यूथ है वो उसमें से कुछ सीखे, इंस्पिरेशन ले, और जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए ये एक इंस्पिरेशनल टॉक बनेगा जहां से आप बहुत सारी वैल्यूज सीख पाओगे। सो लेट्स मीट प्रियम। हाय प्रियम। Hello, ma'am. Hello, everyone. This is Priyam Shah. So, basically, I'm an entrepreneur and I'm 24 years old, as ma'am said. So, I'm into multiple businesses and business के बारे में we'll discuss further. Thank you for giving me the opportunity to represent and discuss with you. प्रियम, आपने जैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की तो सबसे पहले आप पानी पूरी के बिजनेस में गए थे ना। इट्स अ फनी थिंग, बट हमें पता है कि पानी पूरी का बिजनेस कोई इतना इजी बिजनेस नहीं है। वी आर हैविंग सो मच इनकम इन दैट। तो वो आइडिया कैसे आया आपको एकदम 17 इयर्स की एज में? मतलब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पानी पूरी जैसा कोई बिजनेस नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सही बात है। पानी पूरी एक ऐसा बिजनेस है कि आप कहीं पे भी किसी के भी साथ कर सकते हो। उसमें ना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, ना ही लेबर इंटेंसिव बिजनेस है। तो मेरे को आइडिया अचानक आया कि मैं जा रहा था पानी पूरी खाने। तो काफ़ी सारी नए नए स्टॉल्स लग रहे थे मार्केट में। तो मैंने देखा कि इसमें कुछ कैपिटल है नहीं और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। दिन का 1,500 का 1,000 का काउंटर हो रहा है वो लोग का, और 50% प्लस 100% प्लस मार्जिन है। मैंने सोचा क्यों ना अपन करके देखें, क्योंकि मैंने क्या किया फिर कि 500 रुपये में पर डे एक स्टॉल मिल गया। मैंने वो ले लिया। एक आंटी थी जिनको रिक्वायरमेंट थी जॉब की, तो मैंने बोला 50-50 पार्टनरशिप पे कर लेंगे वहाँ साथ में। वेरी तो नाइस। उनको लगा दिया और सब जो कैपिटल लग रहा था उसमें कैपिटल ज़्यादा लगा नहीं था। मेरा 15-20 हज़ार का कैपिटल लगा, लाइट वाइट कर दी कंप्लीट और स्टॉल थोड़ा सेटअप करके कर दिया, और उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो उसका रीज़न यही है कि उसके जैसा बिजनेस अगर आपको, ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस है मार्केट में, किसी भी चीज में आप घुसो, बिजनेस करो, पर ये मत देखो कि कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, बस करो। धीरे धीरे आपको उसको पैशन होनी चाहिए, बिल्कुल। राइट। और उनकी पानी पूरी आज भी बिक रही है। और मेरी डॉटर यूएस में रहती है, आने वाली है नेक्स्ट मंथ, पर वो बोलती है प्रियम भाई के साथ वहाँ पानी पूरी खाने जाएंगे। तेरा थोड़ा बिजनेस में भी स्किल्स रिक्वायर्ड, राइट। अभी नेक्स्ट आपने स्टार्ट किया होममेड प्रोडक्ट्स। तो होममेड प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी थी आपकी, और पार्टनरशिप के साथ आपने स्टार्ट किया था। तो उसमें कौन सी स्किल्स लगी, कितना टाइम गया पहुंचने के लिए, और क्या अचीव किया उसमें से, वो थोड़ा ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल। ये जो मैंने होममेड चॉकलेट्स का स्टार्ट किया था वो मैंने कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मैं तब 18 इयर्स का था और जस्ट फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट होने आया था कॉलेज का। तो कोविड की वेव स्टार्ट हो गई थी, वापस इधर बड़ोदरा आना पड़ा मुंबई से। तो सोचा कि करे क्या, घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो रहे थे मैं और मेरा भाई, मेरा एक बड़ा भाई है। हम दोनों इतना बोर हो रहे थे कि करे क्या करके। तो सोचा कि चलो खुद के लिए कुछ तो एटलीस्ट खाएंगे पिएंगे। तो हमने डेजर्ट में कुछ बनाने का सोचा, तो चॉकलेट्स बनाई खुद के लिए। चॉकलेट्स अच्छी बन गई, और हमने जब रिलेटिव्स को खिलाई तो लोगों ने बोला कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसमें हमने इतना ज़्यादा इनोवेशंस भी लाया, फीलिंग्स वाली बनाई, फिर वेराइटीज की उसमें सारी इतनी सारी, अंदर रोज फीलिंग किया, गुलकंद वाली बनाई, पान वाली बनाई, इतने सारे वेराइटीज बनाए। तो लोगों को फिर हमने टेस्ट करा तो उन्होंने बोला यार है, तुम इसका कुछ सोचो। तो लोगों ने बोला तो हम बोला कि चलो कुछ सोच सकते हैं। उसमें उसमें हमने एक्सपेरिमेंट चालू किया, खुद का इंस्टाग्राम पे पेज क्रिएट किया, उसको खुद के ही पेज पे प्रमोट करके हमने उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। अभी स्टार्टिंग में इश्यूज ये आ रहे थे कि कोविड टाइम था तो डिलीवरी कैसे करें, क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट करें। पर होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड धीरे धीरे क्लाइंट्स भी आने लगे, कोविड भी कम होने लगा और बिजनेस भी बढ़ने लगा। इसमें मार्केटिंग हमने जो किया वो पूरा ऑनलाइन किया, और धीरे धीरे ऑफलाइन मार्केटिंग में हमने जगदीश को टारगेट किया, खितेश को टारगेट किया, और ऐसे जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं उनके साथ टाइप्स करके प्रोडक्ट्स उधर। प्रियम, अब तक हमने तो छोटे कैपिटल की बात की, राइट, बट अभी तो आप बिजनेसमैन बन गए, यू आर एन एंटरप्रेन्योर नाउ। तो आपके पापा तो बिल्डर हैं, बट आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं घुसे, बट आप अपना खुद का कुछ नया कर रहे हो। आई थिंक यू आर डूइंग दैट अब्रॉड बिजनेस राइट नाउ। तो आपके पापा आपके मेंटर हैं, तो क्या आप आपके पापा की स्किल्स बता सकते हैं?
जी बिल्कुल, मतलब अगर ये पापा के स्किल्स की बात करें तो उनके पास जो डे टू डे एक्टिविटी की बात करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे स्टाफ का मैनेजमेंट करना है, तो वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है। तो कैसे क्लाइंट्स के साथ डील करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे मार्केटिंग का सब देखना है, वो सब इतना सारा है जो मैं उनसे सीख रहा हूँ, डे टू डे गाइडेंस ले रहा हूँ। कुछ भी अगर नया भी स्टार्ट करना है तो पहले उनके पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि पापा ये सोच रहा हूँ कि आपको क्या दिख रहा है, इसमें स्कोप दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वो अगर मेरे को बोलेंगे कि होगा तो इसमें घुस जा, तो होने वाला है। और वो बोलेंगे कि थोड़ा मेहनत है पर हो जाएगा, कभी ना नहीं बोलेंगे मेरे को, पर वो मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दे रहे। इसकी वजह से जहाँ बैठा हूँ आज उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी एक्सपर्टीज से बैठा हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि प्रियम ही इज ओनली 24 ईयर्स। प्रियम के पापा एक सक्सेसफुल बिल्डर है, बट प्रियम ने उनसे कैपिटल नहीं लिया। वो अपने ही बलबूते पे कुछ करना चाहता है। तो प्रियम, आप जो अब्रॉड एजुकेशन का भी स्टार्ट किया है, मतलब आई कैन से दैट यू आर अब्रॉड कंसल्टेंट। तो आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए। बोल सर। जी मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक कंसल्टेंट तो हूँ और वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ। हमारा काम ये है कि हम स्टूडेंट्स को फाइनेंस प्रोवाइड करते फाइनेंस मतलब आप फाइनेंस कब प्रोवाइड करते हो? हैं। मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जिसको भी बाहर जाना है, एक हम्म, रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कि उनको बैंक में बैलेंस दिखाना पड़ता है। हम्म, तो जो बैंक में बैलेंस दिखाना पड़ता है वो हम फुलफिल करके देते हैं। हर एक कंट्री के हिसाब से रूल्स अलग अलग हैं। अच्छा। यहाँ पे जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब फिनेंस में कहीं ना कहीं अटकते हैं। तो फिनेंस कौन से टाइम पे चाहिए, क्योंकि यूएस की बात करें तो 2 बार दिखाना पड़ता है। तो क्या आप कंट्री रिलेटेड कह सकते हैं? यस, पूरा कंट्री टू कंट्री पूरा सिस्टम एम्बेसी वाइज सबका अलग अलग रहता है। जैसे आपने यूएस का बोला, तो यूएस में 2 बार दिखाना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। एक बार आता है I-20 के बाद। I-20 एक डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी इशू करती है। बैलेंस रिक्वायरमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे आपने यूएसए का बोला तो पहले मैं आपको यूएसए का थोड़ा बता दूंगा। जी। यूएसए में 2 बार दिखाना पड़ता है, I-20 के वक्त, दूसरा वीजा के वक्त। फिर अपन मूव ऑन करते हैं यूके के वक्त। यूके में एक ही बार दिखाना पड़ता है, वो होता है कैश लेटर। ओके। ये जो फाइनेंस होता है वही आपको वीजा के वक्त भी यूज होता है। अच्छा। तो आपका एक ही बार में दोनों का काम होता है। अच्छा। इसके अलावा कनाडा में अभी फिलहाल रूल्स चेंज काफी हुए हैं। हम्म, उसमें लोन लेटर जो एक चीज होती है वो आप दिखा सकते हो। और यूरोप में भी सेम है। यूरोप में मल्टीपल कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे कि फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, माल्टा हो गया। ये सब कंट्री की रिक्वायरमेंट्स ऐसी है कि आपको लोन लेटर का एप्लीकेशन हो सकता तो इसमें इंटरेस्ट आपका कितना होता है, है। इंटरेस्ट अगर बताना चाहे तो? बिल्कुल, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट का कैसा रहता है कि डिफर करता है। वो भी मैं डिस्क्लोज तो कर सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसके लिए ओके, मैं नो इश्यूज। नहीं बताऊँ। सेकेंड थिंग कि I-20, अब स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि I-20 क्या है, बट पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि I-20 है क्या। तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? I-20 कैसा डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी इशू करती है ऑफर लेटर आने के बाद कि यस, अब आपका ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट आ गया है, इससे आपका सीट कंफर्म है। ओके। उसके लिए I-20 के लिए आपको फाइनेंस दिखाना पड़ता है हम्म, यूनिवर्सिटी हम्म, को। यस, यू आर केपेबल इनफ टू कम टू यूएसए एंड स्टडी हियर। उसके लिए जो फाइनेंस दिखाना पड़ता है उसमें हम पूरा 100% हेल्प करते ओके। तो यूएसए की अगर बात करें तो वहाँ पे कितना फाइनेंस बताना पड़ेगा? हैं। यूएसए में वेरी करता है, इट गोज फ्रॉम 30 लाख टू 1 ओ, 30 lakhs to 1 CR। कनाडा? कनाडा में इज अराउंड 20-25 lakhs। यूरोप? यूरोप में 10 to 18 lakhs। यूके? यूके में 15 लाख से लेके 30 लाख तक रहता है। अच्छा, तो इतना, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो थोड़ा फिगर देख लीजिएगा कि इतने अमाउंट आपके पास चाहिए, मतलब बैंक बैलेंस चाहिए। नेक्स्ट की आप तो फिनांस सकते हो कि अगर कोई पर्सन को बाहर जाना है, इफ ही विशेस टू गो टू अब्रॉड, तो एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो क्या देखना चाहिए? देखो, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हो। फर्स्ट मैं जो आपको बोलूँगा वो ये रहेगा कि प्रॉपर रिसर्च करो। आपको कहाँ जाना है, कहाँ से प्रोसेस करवानी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने जहाँ से प्रोसेस करवाई वो कंसल्टेंट सिर्फ उसका बेनिफिट देख रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, तो वो काफ़ी इश्यूज उसमें क्रिएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स को। कि उनको जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोर्स उनको उनके प्रोग्राम के हिसाब से मिलना चाहिए, उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उनको मिल नहीं रहा है।
अच्छा सेकंड चीज मैं आपको बोलूंगा सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता अच्छा सेकंड चीज मैं आपको बोलूंगा सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वो है एसओपी। हम्म हर एक यूनिवर्सिटी खुद का इंटरव्यू लेती है, हम्म तो अगर आपने आपका खुद का एसओपी नहीं बनाया हम्म तो आप इंटरव्यू में आंसर क्या करोगे? हम्म तो अगर आपका खुद का एसओपी आप नहीं बना रहे हो, किसी और से बनवा रहे हो, हम्म तो वो चीज मैं नहीं समझता कि आप बाहर जाने के भी कैपेबल हो। उससे अच्छा आप खुद बनाओ, हम्म खुद पूरा उसको गो थ्रू करो। हम्म किसी से पॉइंट्स के आइडियाज तो वो सब ठीक है, हम्म। पर किसी से पूरा बनवा रहे हो तो आप आंसर ही क्या करोगे सामने? तो सपोज मुझे मेरे बच्चे को मुझे यूएस भेजना है तो कितने मंथ्स के लिए मुझे जो कैपिटल है वो मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल आपको यूएसए भेजना है, आपको किसी बच्चे को, जैसे कि आपकी डॉटर तो ऑलरेडी यूएस हम्म है, फॉर एग्जांपल आपने उसको भेजा, तो यूएसए का रूल ऐसा है कि एक दिन पुराना बैलेंस भी वैलिड है। ओके वो कुछ इंक्वायरी नहीं करेंगे कि ये हम्म कहाँ से आया क्या है। यूएसए उस चीज में फाइनेंस में लेके नहीं है, हम्म एक दिन पुराना बैलेंस भी चल हम्म जाएगा हम्म यूएसए। हम्म। कनाडा वगैरह में चलता है? कनाडा वगैरह में अगर एफडी या ऐसा कुछ करके दिखा रहे हो फिक्स डिपॉजिट, तो हम्म उसमें आपको 28 डेज होल्ड करके फिर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यूके में भी सेम चीज है, मिनिमम 28 डेज आपको आपके अकाउंट में एफडी होनी चाहिए, हम्म। उसके बाद आप वीजा एप्लीकेशन कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, मतलब कि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हम फिनांस की बात करते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए, तो ये भी कंट्री टू कंट्री वेरीड करता है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको जाना कहाँ है और उस कंट्री के हिसाब से अमाउंट क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर फिनांस क्या होना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब कि बोल सकते हैं कि वैलिड पॉइंट, तो वो भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में प्रियम? फाइनेंस के बारे में उसके आगे कुछ जरूरत है? नहीं, मतलब बेसिक रीजंस तो बेसिक पॉइंट्स तो यही है। अच्छा इसके अलावा बस आपको यही देखना है कि फाइनेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका वीजा डिसाइड कर सकता है। अच्छा आपका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस आप कर रहे हो, कहीं से भी करो, मैटर नहीं करता है। हम्म, तो पहले ये देखो कि वो उसका बैंक वेरिफिकेशन हो रहा है, ईमेल पे आ रहा है, कॉल पे आ रहा है, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। हम्म, आपका जो इंटरेस्ट है, आजकल कंसल्टेंट्स क्या करते हैं हम्म, कि काफी काफी जगह पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। हम्म, आप पूरा मार्केट में रिसर्च करो, देखो कहाँ पे कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद इसका डिसीजन, क्योंकि ये सब पॉइंट्स काफी मेन होते हैं कई बार हम मिले हैं, उसमें। राइट? और बिजनेस के भी बात की है। तो मैं तो करियर काउंसलर हूँ, तो क्या लगता है कि जो डिस्कस होता था तो उसमें करियर काउंसलिंग काम आती है? करियर काउंसलिंग बिल्कुल। अभी पहले की बात करें अपन, 3-4 साल पहले की, तो आपको ही पता है मैं कितने बिजनेसेस मैंने चेंज किए थे, आपको तो सब आइडिया है ए टू जेड और सब कुछ। तो बीच बीच में मेरा माइंड कभी डाइवर्ट हो जाता था, पता नहीं चलता था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उस केस में मैंने क्या किया कि मैम का गाइडेंस लिया, और तब मेरे को एग्जैक्टली पता चला कि थोड़ा पेशेंस चाहिए रहेगा, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए रहेगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे। करियर काउंसलिंग ऐसी ऐसी चीज़ है कि अगर आप कहीं अटक रहे हो, आपका दिमाग सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको किसी मेंटर की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको सपोर्ट करेगा और प्रॉपर गाइडेंस देगा। तो उस केस में मेरे को आपसे थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली है, और आगे भी मैं लेता रहूँगा। सकते हो कि अगर कोई पर्सन को बाहर जाना है, इफ ही विशेस टू गो टू अब्रॉड, तो एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो क्या देखना चाहिए? देखो, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हो। फर्स्ट मैं जो आपको बोलूँगा वो ये रहेगा कि प्रॉपर रिसर्च करो, आपको ट्रू। कहाँ जाना है, कहाँ से प्रोसेस करवानी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने जहाँ से प्रोसेस करवाई, वो कंसल्टेंट सिर्फ उसका बेनिफिट देख रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, तो वो काफ़ी इश्यूज उसमें क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि उनको जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोर्स उनको उनके प्रोग्राम के हिसाब से मिलना चाहिए, उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उनको मिल नहीं रहा है। अच्छा सेकंड चीज़ मैं आपको बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता अच्छा सेकंड चीज़ मैं आपको बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वो है एसओपी। हम्म हर एक यूनिवर्सिटी खुद का इंटरव्यू लेती है, हम्म तो अगर आपने आपका खुद का एसओपी नहीं बनाया, हम्म तो आप इंटरव्यू में आंसर क्या करोगे? हम्म तो अगर आपका खुद का एसओपी आप नहीं बना रहे हो, किसी और से बनवा रहे हो, हम्म तो वो चीज़ मैं नहीं समझता कि आप बाहर जाने के भी कैपेबल हो। उससे अच्छा आप खुद बनाओ, हम्म खुद पूरा उसको गो थ्रू करो। हम्म किसी से पॉइंट्स के आइडियाज तो वो सब ठीक है, हम्म। पर किसी से पूरा बनवा रहे हो तो आप आंसर ही क्या करोगे सामने?
हमने प्रियम से बहुत सारी चीजें सीखी आज जो मुझे भी नई लगी। अब प्रियम आप ये बताइए कि अगर कोई पर्सन है, मतलब कि कोई स्टूडेंट है और उसको अगर कंसल्टेंट बनना है तो कौन से स्किल्स चाहिए? स्किल भी आप सीख लोगे बट चैलेंजेस है वो कौन सी आएगी? पहले अपन आपने जैसे पूछा स्किल्स और चैलेंजेस के बारे में, तो एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो ये है, फर्स्टली पेशेंस। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ट्रू। तो 10 जगह जाओगे वहाँ से एक ही जगह आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है, 9 जगह आपको नेगेटिव रिस्पांस मिलने वाला है। सेकेंडली क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स। कोई भी आपसे मिलने आ रहा है तो आपको से पहले देखेगा कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, उसका जो गाइडेंस उसको प्रॉपर चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके बाद ही वो डिसीजन लेगा ऑब्वियसली। तो ये कम्युनिकेशन स्किल होगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, इसमें पूरा दिन आपको पूरा एक्टिविटी में आपका निकल जाता है काम में, तो टाइम को कैसे मैनेज करना है, टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर फोर्थ जो है कि मैनेजमेंट, पूरा जो मैनेजमेंट है वो तो हर बिजनेस में आने वाला है, मैनेजमेंट और मार्केटिंग, ये सारी स्किल्स काफ़ी रिक्वायर्ड है। और जो आपने बात की मेरे को चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस में ये है कि B2B नेटवर्क जो हमने क्रिएट किया वो सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि आज हमारे पास मोर देन 100+ कंसल्टेंट्स हैं जिनका हमारे साथ टाइप्स है। तो हमसे जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट हमको भेज देते हैं और हम उनका फाइनेंस कर देते हैं। ये जो 100+ हमने कंसल्टेंट्स किए वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। इधर भी आके हम अटकने नहीं वाले हैं, हम इसको 1000+ लेके जाएंगे और इसको हम और आगे लेके जाएंगे, पर ये सबसे बड़ा चैलेंज था। वेरी नाइस प्रेम। यहाँ पे भी एक चीज देखिए कि कोई भी बिजनेस आप करते हो तो कितने सारी चैलेंजेस आती है, बट एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हम अटकने वाले नहीं हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ से भी हम आगे बढ़ेंगे। अब एंड पे आते हैं प्रियम कि प्रियम को मिलना है तो वो कैसे मिलेंगे, थोड़ा ऑडियंस को बताइए। जी बिल्कुल, अगर मेरे से कोऑर्डिनेट करना है तो आप हमारी ऑफिस है वडोदरा में, अमित नगर के पास VIP कॉम्प्लेक्स है, 227 नंबर, उधर आके हमसे मिल सकते थैंक यू सो मच प्रियम। और आज बहुत सारा सीखे, एक पूरा बुके मिल गया कि आप कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा, अगर आपको बाहर जाना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा। एज अ पेरेंट इफ यू हैव विश दैट योर चाइल्ड में गो आउट अब्रॉड तो वो भी आपको मिलेगा। सो लेट्स जुड़ते रहे हमारे साथ, और हमारी जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।